हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अभ्युदय यूट्यूब चैनल। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य का ही पार्ट 3। कल तक हम लोगों ने 2 पार्टों में हम लोगों ने बात कर रखी है मराठा साम्राज्य के बारे में, जिसमें जो पहला पार्ट था, पहला जो वीडियो था, उसमें हमने शिवाजी और उनके जो उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें संभाजी हो गए, राजा राम हो गए, शिवाजी सेकंड और साहू जी। इनकी हम लोगों ने बात कर रखी थी पहले पार्ट में। एंड जो सेकंड पार्ट आया वो था पेशवा काल। पेशवाओं को जो काल था, किस तरीके से पेशवाओं का उदय होता है, पेशवा पावर में आते हैं और कैसे पेशवा अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, कैसे वो शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित सेंट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसी क्रम में हम लोगों ने देखा था 1749 में साहू जी की मृत्यु हो जाती है और साहू जी की मृत्यु के पश्चात 1750 में 1750 में एक संगोला की संधि होती है और उस संगोला की संधि के द्वारा, ट्रीटी ऑफ संगोला के द्वारा, जो राजा राम सेकंड है, शिवाजी सेकंड का बेटा, जो कि कोल्हापुर वाले क्षेत्र में छत्रपति के रूप में शासन कर रहा है, उससे एक ट्रीटी होती है तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव की 1750 में संगोला की संधि। काफी इंपॉर्टेंट संधि है, आपको याद रखनी है। कल मैंने इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, संगोला की संधि। इस संगोला की ट्रीटी से 1750 में क्या होगा कि जो बालाजी बाजीराव है, वो क्या कहते हैं, राजा राम सेकंड और बालाजी बाजीराव के मध्य होगा। इससे क्या होगा कि छत्रपति की जो शक्ति है वो पूरी तरीके से पेशवा में निहित कर दी जाएगी। मतलब पेशवा ही अब मराठा साम्राज्य का वास्तविक शासक बन जाएगा और जो छत्रपति है वो अब केवल नाम मात्र का ही मराठा साम्राज्य का शासक बचेगा। क्लियर है? उसी के बाद हम लोग देखते हैं 1761 में। देखिए क्या हो रहा है कि पानीपत का सेकंड बैटल हो रहा है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ही ली थी। ठीक, तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था कि जो बालाजी बाजीराव जो थर्ड पेशवा है, इसके समय में जो पेशवा है वो सबसे ज्यादा शक्ति केंद्रित करते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और सबसे ज्यादा जो मराठा साम्राज्य है उसका विस्तार भी बालाजी बाजीराव के समय में ही सबसे ज्यादा होता है। ठीक, लेकिन अब इस साम्राज्य का एक, जब जैसे 1761 में ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये हार जाएंगे, इससे जो मुख्य जो इनके बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेनापति हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मराठा सैनिक, तकरीबन 28,000 मराठाओं की मृत्यु हो जाएगी 1761 के पानीपत के थर्ड युद्ध के द्वारा। और जब इनकी जो मृत्यु हो जाएगी बहुत ही अच्छे योग्य सेनापतियों की, तो अब यहाँ पर ऐसा लगेगा कि मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि अब मराठा साम्राज्य के ऊपर जो अफगान है वो अफगान अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। लेकिन यहीं पर एक घटना होती है कि अफगानी जो सैनिक हैं उनको काफी समय से वेतन नहीं मिला था, जिससे वो एक विद्रोह कर देते हैं और आगे युद्ध लड़ने से वो मना कर देते हैं। इसके कारण जो अब्दाली है, तो अब्दाली को वापस जाना पड़ता है अफगानिस्तान और इस वजह से मराठा, जिनके ऊपर अफगानों का नियंत्रण अवश्य हो जाता, वो एक तरीके से बच जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि पानीपत का जो ये थर्ड वार है, इसने ये तो डिसाइड नहीं किया कि भारत पे शासन करेगा कौन, लेकिन ये अवश्य डिसाइड कर दिया, इसका निर्धारण जरूर हो गया कि अब भारत पर शासन कौन नहीं कर सकता। ठीक है, सीधी सी बात है कि अब जो रही सही शक्ति थी, लग रहा था कि मराठा एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में उभर के सामने आएंगे, तो इनकी ये जो महत्वाकांक्षा है इस पर एक तरीके से पानी फिर गया। बताओ, इससे क्लियर हो गया कि मराठाओं का अब एक अखिल भारतीय साम्राज्य का जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। ठीक, अब 1761 में इनकी मृत्यु के पश्चात शासक बनाया जाएगा माधवराव को। मतलब जो पेशवा है, पेशवा बनाया जाएगा माधवराव को। इन बालाजी बाजीराव का ही पुत्र होता है माधवराव। इस माधवराव को पेशवा बनाया जाएगा और माधवराव 1761 से लेकर के और 1772 ईस्वी तक माधवराव नए पेशवा के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि मराठा पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, मराठाओं की शक्ति पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई है, लेकिन माधवराव बड़ी ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही कुशलता के साथ माधवराव इस मराठा साम्राज्य को एक बार फिर से सुदृढ़ करते हैं।
माधवराव जो है मराठा साम्राज्य को एक बार फिर से सुदृढ़ करते हैं और सुदृढ़ करने के पश्चात ऐसा लगने लगता है 1772 के समय आते आते कि अब मराठा फिर से अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त कर चुके हैं। पर उसी समय फिर एक घटना घटती है और 1772 में माधवराव की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो माधवराव के बारे में हम लोग कुछ चीजें देख लेंगे। जैसे माधवराव के अगर हम उपलब्धियां देखेंगे तो इन उपलब्धियों में कुछ चीजें हैं, जैसे कि माधवराव ने हैदर अली और निजाम इन दोनों के ही क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और हैदर अली जो कि मैसूर का शासक था और निजाम हैदराबाद के निजाम, इन दोनों के क्षेत्रों पर माधवराव ने चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो माधवराव ने क्या किया, माधवराव ने हैदर अली के भी क्षेत्रों में काफी सारे क्षेत्रों में चौथ वसूल करने का अधिकार, और हैदराबाद के निजाम को तो बहुत बार पराजित किया गया। बालाजी बाजीराव ने 3 से 4 बार पराजित किया, बाजीराव प्रथम ने भी पराजित किया, माधवराव ने भी पराजित कर दिया। इस तरीके से हैदराबाद के निजाम ने अपना आधा क्षेत्र मराठाओं को दे दिया और उससे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार भी इनको मिल गया। ठीक है, अगला हम अगर देखते हैं तो इसी समय एक चीज और होती है कि जो शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी, इलाहाबाद की संधि के पश्चात शाह आलम द्वितीय जो कि मराठा सम्राट है, मुगल सम्राट है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये क्या है, ये इसको इस समय अंग्रेजों ने दिल्ली से निष्कासित कर दिया था और दिल्ली से निष्कासित करने के बाद इसको इलाहाबाद के क्षेत्र में भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये जो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट ये इलाहाबाद के क्षेत्र में अपनी निष्कासित जीवन गुजर कर रहा है और इसी समय माधवराव इस शाह आलम द्वितीय की मदद करते हैं और माधवराव की सहायता से शाह आलम द्वितीय को फिर से दिल्ली की गद्दी पर स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो माधवराव जो है ये शाह आलम द्वितीय की सहायता करते हैं और अंग्रेजों को वहां से हटा करके और शाह आलम को एक बार फिर से मुगल सम्राट की मुगल सिंहासन की गद्दी पर विराजमान कर दिया जाता है। और इसी के बाद जो शाह आलम है जो कि अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त किए हुए था, तो शाह आलम द्वितीय जो है इस शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण से निकलकर शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण से निकलकर मराठाओं के संरक्षण में आ जाता है। ठीक, शाह आलम क्या है, शाह आलम ने इस अंग्रेजों से संरक्षण प्राप्त किए हुए थे शाह आलम। अब जब ये इसको बैठा देते हैं गद्दी पर, माधवराव की सहायता से गद्दी इसको प्राप्त हो जाती है, तो अब जो है ये क्या करेगा, अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़ करके और ये मराठाओं के संरक्षण में आ जाएगा। ठीक है, तो ये माधवराव के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अब लगने लगा कि माधवराव भी एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। उसी समय माधवराव की 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाएगी और जो लड़खड़ाता हुआ जो मराठा साम्राज्य है एक बार फिर से अस्थिरता के दौर में आ जाएगा, एक बार फिर से जो है एक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और एक बार फिर से जब अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई तो अब क्या किया जाएगा, माधवराव के छोटे भाई नारायण राव, माधवराव का छोटा भाई नारायण राव, इस नारायण राव को अब पेशवा घोषित कर दिया जाएगा और नारायण राव 1772 में पेशवा बनते हैं और 1773 ईस्वी में ही नारायण राव की हत्या कर दी जाती है। और हत्याकर्ता कौन है, हत्या कर दी जाती है नारायण राव की इसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा। रघुनाथ राव, इसे रघुनाथ राव को रघुबा कहा जाता था। ठीक है, तो ये रघुनाथ राव जो कि माधवराव की मृत्यु के पश्चात ये महत्वाकांक्षा पाले हुए था कि अब माधवराव के बाद अगला पेशवा मैं नियुक्त कर दिया जाऊंगा, लेकिन रघुनाथ राव की जगह पेशवा बना दिया जाता है नारायण राव को।
अब जब नारायण राव को पेशवा बना दिया गया तो रघुनाथ राव विचलित हो गया और इसी स्थिति में वो क्या करता है, रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या कर देगा। ठीक है, चलिए अब जब नारायण राव की हत्या हो गई, बहुत ही अल्प समय तक केवल पेशवा रहे। अब जब नारायण राव की हत्या कर दी जाएगी तो क्या होगा कि नारायण राव का एक अल्पवयस्क पुत्र, नारायण राव का अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम है माधव नारायण राव, जब नारायण राव की हत्या कर दी जाएगी रघुनाथ राव के द्वारा, तो अब जो है जब इसकी हत्या कर दी जाएगी तो नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र माधव राव को 1774 में पेशवा बनाया जाएगा और ये माधव नारायण राव 1796 ईस्वी तक पेशवा के पद पर रहते हैं माधव नारायण राव। इस माधव नारायण राव के समय में ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे कि पहली जो घटना थी वो थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ था? 1775 से लेके 1782 ईस्वी तक चला और सालबाई की संधि से इसका समापन हुआ। तो माधव नारायण राव के समय की पहली घटना क्या है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का होना। और दूसरी घटना है कुछ अर्ध स्वतंत्र मराठा राज्यों की उत्पत्ति। ठीक है, कुछ अर्ध स्वतंत्र मराठा राज्यों की उत्पत्ति का होना, ये माधव नारायण राव के समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है। पहली महत्वपूर्ण घटना क्या है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, अब देखिए चूंकि माधव नारायण राव जो है वो एक अल्पवयस्क पेशवा है, अभी नाबालिग ही है, बच्चा, ये काफी कम एज में ही इसके पिता की मृत्यु के पश्चात बहुत ही कम एज में ही इसको पेशवा घोषित कर दिया गया था। और इस समय एक व्यक्ति जिसका नाम है नाना फडणवीस जो है प्रकाश में आता है। नाना फडणवीस के ही हस्तक्षेप के कारण रघुनाथ राव को पेशवा ना बना करके रघुनाथ राव की जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई और रघुनाथ राव की जगह पर माधव नारायण राव को पेशवा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है जिसका नाम है नाना फडणवीस, जो कि 1800 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक ये मराठा साम्राज्य को काफी अधिक स्थायित्व प्रदान करता है, काफी जो है एक सुदृढ़ करके रखता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा नेतृत्व करता है ये, काफी अच्छा नेतृत्व करके रखता है माधव नारायण राव को और एक माधव नारायण राव के संरक्षक के रूप में ये कार्य करता है नाना फडणवीस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जब ये माधव नारायण राव जब पेशवा घोषित होता है तो अल्पवयस्क ही था, काफी छोटी एज का था। इसी वजह से एक 12 सदस्यीय काउंसिल ऑफ रेजेंसी का गठन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्पवयस्क है इसी कारण से मराठा प्रशासनिक स्थायित्व हेतु 12 सदस्यीय काउंसिल ऑफ रेजेंसी। ठीक है, एक 12 सदस्यीय काउंसिल ऑफ रेजेंसी का गठन किया जाता है। ठीक, और इसी काउंसिल ऑफ रेजिस्ट्रेंसी को ही बार भाई के नाम से जाना जाता था। यही जो काउंसिल ऑफ रेजेंसी है इसको बार भाई के नाम से जाना जाता था। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया था कि बार भाई क्या है, तो माधव नारायण राव के समय एक 12 सदस्यीय जो एक हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री टाइप में ही एक सलाहकारी संस्था जो कि इसके प्रशासन के संचालन हेतु इसकी मदद कर सके, क्योंकि अल्पवयस्क है तो इतना कुशल प्रशासन तो चला नहीं सकता था। इसी वजह से 12 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया जो कि इस नाबालिग माधव राव को नेतृत्व प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि माधव नारायण राव के समय की होने वाली ये घटनाएं हैं, ये क्या क्या महत्वपूर्ण रही, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए माधव नारायण राव के समय की ये पहली घटना तो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का होना। दूसरी घटना है अर्ध स्वतंत्र मराठा राज्य का उदय होना। तो जो अर्ध स्वतंत्र मराठा राज्य हैं कौन कौन से उदय हुए? अर्ध स्वतंत्र मराठा राज्य। तो देखिए जो पेशवा जब कमजोर हुए, जब केंद्रीय शक्ति जब कमजोर होती है तो आप हमेशा से देखते चले आ रहे हैं
कि जब भी केंद्रीय शक्ति कमजोर होगी तो बहुत सारी स्थानीय शक्तियां अपने आप उत्पन्न होने लग जाएंगी। बहुत सारे स्थानीय जो शासक होंगे, सामंत, सूबेदार होंगे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग जाएंगे। वैसे ही जब ये पेशवा चूंकि केंद्रीय शक्ति है, मेन महत्वपूर्ण जो शक्ति है, जो हम कहें मराठा संघ का जो अध्यक्ष के रूप में है, वो हमको पेशवा ही दिखाई दे रहे हैं। छत्रपति का पद समाप्त करने के बाद छत्रपति की भी सारी शक्तियां पेशवाओं में ही शामिल हो गई। तो पेशवा क्या है, एक महत्वपूर्ण मराठा संघ के अध्यक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही पेशवा कमजोर होते हैं तो इन्हीं पेशवाओं मतलब पेशवा के कमजोर होने से जो मराठा साम्राज्य है, तो मराठा साम्राज्य का विखंडन होने लगता है। ठीक है, हम देखेंगे पेशवा के कमजोर होने के कारण, पेशवा के कमजोर होने के कारण क्या होगा, मराठा जो साम्राज्य है, इस मराठा साम्राज्य का विखंडन होने लग जाएगा। और अब हमें जो है कुछ अर्ध स्वतंत्र मराठा जो मराठा राज्य हैं वो हमें दिखाई देंगे। जैसे कि एक तो महत्वपूर्ण था, जैसे नागपुर का जो क्षेत्र है, नागपुर के क्षेत्र में भोसले का उदय हुआ। एक नागपुर का जो क्षेत्र है उसमें क्या हुआ, उसमें जो भोसले हैं उन्होंने नागपुर के क्षेत्र को अपना केंद्र बना लिया। तो एक तो मराठा जो राज्य है, स्वतंत्र राज्य, मतलब मेन शक्ति क्या है, मेन अभी भी पूना में पेशवा ही है। और क्या है, जो मराठा पूरा साम्राज्य, उसमें अलग अलग छोटे छोटे अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया। तो जो नागपुर वाला क्षेत्र है उसमें भोसले जो है उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। बड़ौदा का क्षेत्र में, बड़ौदा में गायकवाड़ आ गए, एक अर्ध स्वतंत्र राज्य क्या है, गायकवाड़ है। उसी तरीके से ग्वालियर का जो क्षेत्र है, ग्वालियर में आ गए सिंधिया, वही सिंधिया नाम था जो अभी भी हमको दिख रहा है। ग्वालियर में कौन आ गए, सिंधिया आ गए। और इंदौर का जो क्षेत्र है, ठीक है, इंदौर भी मराठा साम्राज्य का ही क्षेत्र हुआ करता था। तो इंदौर में आ गए होलकर। क्लियर। और जो पेशवा हैं, मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, पेशवा। और जो पेशवा हैं इन्होंने अपना जो नियंत्रण केंद्र बनाया, अपना जो केंद्र बनाया वो बनाया पूना को। तो हम देखते हैं कि माधव नारायण राव के समय अब जो मराठा पूरा साम्राज्य था, उस मराठा साम्राज्य का विखंडन हो गया और अब पूरा मराठा साम्राज्य 5 छोटे छोटे अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया, जिसमें से जो ये पेशवा है, पूना के जो पेशवा है, ये इस पूरे मराठा संघ के अध्यक्ष के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और मराठाओं के पतन का जो 1818 में आकर के मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से पतन हो जाता है, उस मराठा के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण इन अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उदय भी है। क्योंकि अगर मराठा सभी एक ही होते तो एक उनकी फिर भी एक शामिल शक्ति होती, लेकिन जब ये अलग अलग अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गए तो ये आपस में ही लोग लड़ने झगड़ने लग गए। और इसी आपस में इनके जो मतभेद थे, जो झगड़े थे, इसी का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने इनको बारी बारी से एक एक लोगों को अपने नियंत्रण में ले लिया। बारी बारी से इन सभी को पराजित करके इनका जो क्षेत्र है वो अपने अधिकार में ले लिया और इन सभी से सहायक संधि स्वीकार करा ली। ठीक है। तो मराठाओं के पतन का एक मुख्य कारण हम क्या देखेंगे, इन मराठा जो अर्ध स्वतंत्र राज्य हैं इनके उदय को देखेंगे। ठीक, चलिए एक तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके माधव नारायण राव के समय की जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है वो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का होना, प्रथम एंग्लो मराठा वॉर का होना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का पहली बात तो जो कारण था, जो मेन कारण था वो क्या था। देखिए रघुबा जो रघुनाथ राव है वो अपने आप को पेशवा बनाना चाहता है, उसकी महत्वाकांक्षा थी अपने आप को पेशवा नियुक्त करना, लेकिन नाना फडणवीस के हस्तक्षेप के कारण इसका जो रघुबा है इसका मंसूबा पूरा हो नहीं पाता और अब पेशवा बन जाता है माधव नारायण राव। उसका बेचारा जो किया गया प्रयत्न था उसके पहले नारायण राव को की हत्या करना वो भी विफल हो जाता है, बेकार हो गया। माधव नारायण राव पेशवा बन गया। तो अब ये समझ जाता है कि नाना फडणवीस के रहते हुए
मैं पेशवा बन नहीं सकता। और नाना फडणवीस उस समय काफी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति था। पूरे जो साम्राज्य है मराठा साम्राज्य, इसका संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था और एक काफी अधिक उसने अपने पास शक्ति केंद्रित कर रखी थी। इस वजह से नाना फडणवीस को भी रास्ते से हटा सकता नहीं था। और अब ये जो नया पेशवा है, इस पेशवा की पूरी तरीके से सुरक्षा कर रहा है नाना फडणवीस, तो इसकी जो हत्या है वो भी नहीं कर पा रहा था। तो अब ये जाता है सीधे अंग्रेजों के पास। कहां जाएगा? बंबई प्रेसिडेंसी जाएगा। ये देखिए, ये कारण, ये जो है एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, जो एक पृष्ठभूमि है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। जो रघुबा है, रघुनाथ राव जाएगा बंबई प्रेसिडेंसी, और बंबई प्रेसिडेंसी में जाकर के ये अंग्रेजों से मार्च 1775 में, अंग्रेजों के साथ मार्च 1775 में ये कर लेगा एक संधि। ठीक है, मार्च 1775 ईस्वी में ये अंग्रेजों के साथ संधि करता है और इस संधि को कहते हैं सूरत की संधि। ठीक है, तो मार्च 1775 में ये अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर लेगा। और दोस्तों, ये जो सूरत की जो संधि है, यही महत्वपूर्ण कारण था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। ठीक है, तो देखिए, जो ये सूरत की संधि है, इस सूरत की संधि से अंग्रेजों को क्या चीज मिलने वाली थी और रघुनाथ राव को क्या मिलने वाला था। यानी जो सूरत की संधि है, इसकी शर्तें क्या क्या थी, तो हम देखेंगे कि रघुनाथ राव को क्या प्राप्त होगा। तो अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का वचन दिया। ठीक है, रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने पेशवा बनाने का वचन दिया। दूसरा, रघुनाथ राव की सहायता के लिए अंग्रेजों ने 2500 सैनिकों की मदद का वचन दिया। एक तो अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको जो है पेशवा बना देंगे माधव राव को हटा करके, और दूसरा 2500 जो है सैनिक रघुनाथ राव को देने का आश्वासन दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ये तो मिला रघुनाथ राव को। और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि अंग्रेजों को क्या मिलने वाला था। तो अंग्रेजों को मिलने वाला था कि जब भी ये रघुनाथ राव पेशवा बन जाएगा, तो सालसेट एवं बसीन का क्षेत्र, सालसेट और बसीन का क्षेत्र जो है, ये रघुनाथ राव अंग्रेजों को दे देगा। क्लियर। और दूसरी चीज, जो मराठे हैं वो अंग्रेजों के शत्रु को अपना शत्रु समझेंगे। और दूसरा, मराठे अंग्रेजों के शत्रु को अपना शत्रु समझेंगे। ठीक है, यानी रघुनाथ राव को क्या मिलने वाला था इस सूरत की संधि के द्वारा कि इसको पेशवा बनाने का वचन दे दिया गया कि आपको पेशवा बनाएंगे हम, और दूसरा 2500 सैनिकों की मदद देने का आश्वासन दिया गया। वहीं अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ। रघुनाथ राव ने कहा कि जब मैं पेशवा बन जाऊंगा तो मैं आपको सालसेट और बसीन का क्षेत्र दे दूंगा। दूसरी चीज, जो मराठे हैं वो अंग्रेजों के शत्रु को अपना शत्रु समझेंगे और अंग्रेजों के मित्र को अपना मित्र समझेंगे। तीसरी बात, इसमें यह कहा गया कि मराठे कर्नाटक के क्षेत्र में आक्रमण नहीं करेंगे। जो ये कर्नाटक है, कर्नाटक अब चूंकि अंग्रेजों के अधीन आ चुका है, कर्नाटक का जो नवाब है उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली है। तो अब जो है अंग्रेजों ने कर्नाटक की रक्षा का एक आश्वासन दे रखा है। इस वजह से इन्होंने रघुनाथ राव के साथ संधि की कि मराठा कर्नाटक के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक, ये तो सूरत की संधि की शर्तें थी, और इसी सूरत की संधि के फलस्वरूप ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में एक तरफ जहां पेशवा थे, तो वहीं दूसरी तरफ रघुनाथ राव की सेना और अंग्रेजों की यानी ब्रिटिशों की सम्मिलित सेना थी। और इसका जब हम लोग आरंभ देखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का आरंभ की जब हम बात करेंगे, तो देखिए एक आरस का युद्ध होता है। आरस का युद्ध काफी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि आंग्ल मराठा युद्ध का जो प्रारंभ है, जो एंग्लो मराठा जो वार है, उसका प्रारंभ किस युद्ध के साथ होता है। तो आरस का युद्ध वो पहला युद्ध था, पहली मुठभेड़ थी
अंग्रेजों के और मराठाओं के बीच में आरस का युद्ध देखिए 1775 में हो रहा है, ठीक। और इस आरस के युद्ध से मराठे या पेशवा, हम कहें पेशवा पराजित हुए। आरस के युद्ध में क्या होगा, पेशवा पराजित हो जाएंगे, और जब पेशवा पराजित हो जाएंगे तो पराजय के बाद अब ये अंग्रेजों के साथ पुरंदर की संधि करेंगे, ठीक। देखिए आरस का युद्ध मई 1775 में आरस का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस आरस के युद्ध में पेशवा पराजित हो जाएंगे, और पेशवा जब पराजित हो जाएंगे तो अंग्रेजों के साथ पुरंदर की संधि की जाएगी, ठीक। अब जब पुरंदर की संधि की जाएगी तो इस पुरंदर की संधि की शर्तें क्या थी? इस पुरंदर की संधि की शर्तें ये थी कि पेशवाओं ने अंग्रेजों से कहा कि मतलब इस संधि में कहा कि आप जो है रघुनाथ राव की सहायता नहीं करेंगे, ठीक। दूसरी बात कही गई इसमें कि जो माधव नारायण राव है इसको पेशवा स्वीकार कर लिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। और जो है और कहते हैं कि जो सालसेट और वसीम का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश के पास ही रहेगा। यानी जो संधि की जो शर्तें हैं, इस संधि की जब हम पुरंदर की संधि की शर्तें देखेंगे, ये पुरंदर की जब हम संधि की शर्तें देखेंगे तो इसमें एक तरफ हम देखेंगे अंग्रेजों को क्या मिला और एक तरफ हम देखेंगे पेशवा को क्या मिला। तो देखिए इसमें ये था कि अंग्रेजों को जो मिलना था 12 लाख रुपए हर्जाना, 12 लाख रुपए हर्जाना मिलना था। दूसरा सालसेट और वसीम का क्षेत्र मिलना था, सालसेट और वसीम का क्षेत्र मिलना था। और पेशवाओं ने क्या शर्त रखी? पेशवाओं ने कहा कि रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेंगे। पेशवाओं ने अंग्रेजों से क्या कहा कि आप रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेंगे। दूसरा ये हुआ कि जो माधव नारायण राव है, माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। और तीसरी इसकी शर्त थी कि जो रघुनाथ राव है, रघुवा, इस रघुनाथ राव को 25,000 रुपया मासिक पेंशन देकर गुजरात भेज दिया जाएगा। तो देखिए एक ये पुरंदर की संधि की ये सबसे पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए कई सारे युद्धों का एक समायोजन था। हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखें तो ये भी कई सारे युद्धों का समायोजन था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे तो उसमें भी भोसलों के साथ भी अंग्रेजों का संघर्ष होता है, गायकवाड़ों के साथ भी होगा, पेशवाओं के साथ भी होगा। तो इस तरीके से वो भी कई सारे युद्धों का एक समन्वय है। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में भी इसी तरीके से सारे जो ये मराठा राज्य हैं छोटे छोटे, सभी से अंग्रेजों का टकराव होता है और सभी को हराने के पश्चात अंग्रेज बारी बारी से सभी को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। सभी पर जो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स की एक सर्वोच्चता की नीति आई थी उसको थोप दिया जाता है और उन सभी क्षेत्रों को अपने अधिकार में शामिल कर लिया जाता है, अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। तो देखिए जो आंग्ल मराठा युद्ध है तो सबसे पहले इसका प्रारंभ किस युद्ध के साथ होता है? आरस के युद्ध के साथ। इस जो आरस युद्ध है इसकी समाप्ति किस संधि के साथ हो रही है? पुरंदर की संधि के साथ। एक पुरंदर की संधि हम लोगों ने शिवाजी के समय में देखी थी, जो शिवाजी और जयसिंह के बीच में होती है 1665 ईस्वी में, और एक पुरंदर की संधि हम लोगों ने देखी आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में, ठीक है। लेकिन ये पुरंदर की संधि कर तो ली अंग्रेजों ने, लेकिन जब इस पुरंदर की संधि की जब बातें सब पहुंची ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में जो उनकी सर्वोच्च जो शक्ति थी उसने इस पुरंदर की संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया, ठीक है। बंगाल जो प्रेसिडेंसी है इस समय 1775 के समय में, अब जो वो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग्स अब क्या हो चुका है? बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस पुरंदर की संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो इससे पहले जो सूरत की संधि हुई थी रघुनाथ राव के साथ, उस संधि को ही मान्यता प्रदान कर दी, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने पुरंदर की संधि को मानने से इनकार कर दिया और सूरत की संधि को मान्यता प्रदान कर दिया। इसकी वजह से जो ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध है एक बार फिर से प्रारंभ हो गया, ठीक। अगर वहीं पे अगर मान्यता दे दी गई होती,
अगर वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस पुरंदर की संधि को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आंग्ल मराठा युद्ध तुरंत ही समाप्त हो जाता, 2 महीने के बाद ही। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब मान्यता प्रदान नहीं की तो इस आंग्ल मराठा युद्ध जो है फिर से प्रारंभ हो गया। तो एक तरीके से जो पुरंदर की संधि है इसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त न करके केवल एक युद्ध विराम बस किया था। और जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस पुरंदर की संधि को रिजेक्ट कर दिया, सूरत की संधि को वरीयता प्रदान की, तो एक बार फिर से आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। और इस बार हम लोग देखेंगे कि एक 1778 में तुरंत अगला युद्ध होता है जिसको हम लोग तलगांव का युद्ध कहते हैं। इसी आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर ही 1778 ईस्वी में पुनः एक बार पेशवा और अंग्रेज आमने सामने आ जाते हैं और इस युद्ध को हम लोग बोलते हैं तलगांव का युद्ध। यानी तलगांव का एक क्षेत्र था, उसमें एक बार फिर से पेशवा और ब्रिटिश आमने सामने आते हैं, दोनों में संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज पराजित हो जाते हैं। इस बार अंग्रेज पराजित हो जाएंगे और जब अंग्रेज पराजित हो जाएंगे तो 1779 में बड़गांव की संधि होती है। ठीक है, अब 1778 ईस्वी में हुआ जो तलगांव का युद्ध है, इसमें क्या हो गया, इसमें ब्रिटिश पराजित हो गए। और ब्रिटिश जब पराजित हो गए तो अब क्या होगा, अब जो है दोनों के बीच में बड़गांव की संधि हो जाएगी। और इस बड़गांव की जो संधि है उसके अनुसार क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मराठाओं के जिन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था वो सारे क्षेत्र मराठाओं को वापस कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ भड़ौच के राजस्व में सिंधिया को अधिकार दे दिया जाएगा। भड़ौच का जो इस युद्ध में क्या हुआ था, पेशवाओं का साथ सिंधिया ने भी दिया था, इस वजह से दोनों की सम्मिलित सेना ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। तो इस बड़गांव की संधि से सिंधियों को भी कुछ लाभ मिला और वो लाभ क्या था कि भड़ौच का जो क्षेत्र है जो कि अंग्रेजों के अधीन था, इस क्षेत्र से सिंधिया को राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, और साथ ही साथ जो अंग्रेज हैं इनको जो बंगाल प्रेसिडेंसी से जो सहायता मिल रही थी उस सहायता पर रोक लगा दी गई। ठीक, तो ये बड़गांव की संधि थी। और इस बड़गांव की संधि से क्या हो रहा है कि जो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो दूसरा संघर्ष होता है वो दूसरा संघर्ष भी कुछ समय के लिए रुक जाता है। और ये जो बड़गांव की संधि है ये अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि थी। अंग्रेजों को कुछ युद्ध हर्जाना भी देना पड़ा था, करीब 36 लाख रुपए अंग्रेजों को युद्ध हर्जाना भी देना पड़ा था। और जो बड़गांव की संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी, अंग्रेजों के लिए ये संधि क्या थी, अपमानजनक थी। और इसी वजह से अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए युद्ध विराम तो लगाया लेकिन एक बार फिर से पुनः संघर्ष प्रारंभ कर दिया। ठीक, क्योंकि अंग्रेजों ने इस संधि को क्या माना, अंग्रेजों ने इस संधि को अपमानजनक माना। और फिर से एक बार 1780 ईस्वी में पुनः एक बार संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो कुछ समय के लिए बीच में युद्ध विराम की स्थिति अवश्य आई थी, लेकिन 1780 ईस्वी में पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। और जब पुनः संघर्ष प्रारंभ हो जाता है तो इसी समय एक सिंधिया सरदार थे जिनका नाम था महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, इन महादजी सिंधिया के समय में ही जो सिंधिया हैं इन्होंने बहुत ज्यादा शक्ति केंद्रित कर ली थी। महादजी सिंधिया के समय में जो सिंधिया राजघराना था इसने काफी अधिक शक्ति अर्जित कर ली थी। ठीक है, एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था इनका, बहुत ही कुशल नेतृत्व करता थे। तो महादजी सिंधिया के समय में अब जब 1780 ईस्वी में एक बार पुनः संघर्ष होता है तो ये जो महादजी सिंधिया है, इस महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में मराठाओं के और अंग्रेजों के बीच में एक बार फिर से संधि होती है। और ये जो संधि है इस संधि का नाम है दोस्तों सालबाई की संधि। 1782 ईस्वी में। तो जब देखिए एक बार फिर से मतलब 3 बार जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है उसमें अंग्रेजों के और ब्रिटिश के बीच 3 बार संघर्ष होता है। मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर हम लोग 3 संघर्ष देखेंगे। पहला आरस का युद्ध देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे तलगांव का युद्ध, और तीसरा जो हम लोग संघर्ष देखेंगे एक बार फिर से तीसरा संघर्ष होता है। और उस तीसरे संघर्ष के बाद ही महादजी सिंधिया की मध्यस्थता के कारण अंग्रेजों के और मराठाओं के बीच में सालबाई की संधि हो जाएगी। और इस सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हो जाएगा। प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध
समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, तो आपको ये बड़गांव वगैरह की संधि नहीं बताना, क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ एक युद्ध विराम ही थी। ना तो पुरंदर की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हो रहा है और ना ही बड़गांव की संधि से हो रहा है। फाइनली किस संधि से हो रहा है, सालबाई की संधि से। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, तो आपको बताना सालबाई की संधि के द्वारा। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे सालबाई की संधि की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें क्या थी, क्योंकि अब ये ही तो मेन संधि है। तो इस संधि के हम लोग जो मेन शर्तें देखेंगे, तो इन मेन शर्तों में हम देखेंगे दोनों एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर देंगे, इस संधि की पहली शर्त थी। दूसरी संधि है कि दोनों एक दूसरे के मित्र और शत्रु को अपना मित्र शत्रु समझेंगे। और तीसरी इस संधि की शर्त है बाह्य आक्रमण के समय दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। और चौथी जो शर्त है वो ये है कि अंग्रेज रघुनाथ राव का अब पक्ष नहीं लेंगे। ठीक, तो ये कुछ शर्तें थी। अंग्रेज अब रघुनाथ राव का शर्त नहीं लेंगे, रघुनाथ राव को अब क्षेत्र छोड़कर के जाना पड़ जाता है। एक दूसरे के मित्र शत्रु को मित्र शत्रु समझेंगे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, और जब भी कभी कोई बाह्य आक्रमण होगा तो उस समय दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, समापन होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के इधर से। तो अब देखिए इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में आपसे कुछ क्वेश्चन कितने रेज होंगे, अब आप क्वेश्चन समझिए। इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से पहला क्वेश्चन तो ये उठ सकता है कि जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछ सकता है। तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध से हो रहा है, तो आरस के युद्ध से। तो आरस का युद्ध है 1775, इससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ हो रहा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन किस संधि से हो रहा है, तो सालबाई की संधि से। ठीक है, एक ये आपसे पूछेगा सालबाई की संधि 1782। ठीक है, इससे जो है समापन होगा। और चौथा इसे क्वेश्चन रेज करेगा कि इस समय जो है मराठा सरदार कौन है, पेशवा। इस समय पेशवा कौन है, तो पेशवा इस समय कौन है, माधव नारायण राव। ठीक, तो पेशवा कौन है, माधव। तो इस आपके जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध से 4 क्वेश्चन रेज होने की संभावना है। अंग्रेज गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स, आरस के युद्ध से प्रारंभ हुआ, सालबाई की संधि से इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ, और पेशवा कौन है, पेशवा है माधव नारायण राव। क्लियर, चलिए अब हम लोग बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो स्टार्ट होता है 1803 में और चलता है 1805 ईस्वी तक। ठीक, जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों चल रहा था उस समय पेशवा कौन है, तो इस समय पेशवा है बाजीराव तृतीय। ये बाजीराव सेकंड उसी रघुनाथ राव का एक पुत्र है जिसको अब मराठा साम्राज्य छोड़ करके निष्कासित होना पड़ता है। क्लियर, अब इसके पीछे का कारण क्या है, हम कारण समझेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या है। तो देखिए इस समय क्या है कि 5 अलग अलग स्वतंत्र राज्य तो हो चुके हैं, पेशवा, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले। इस समय क्या होता है कि जो इंदौर के होलकर हैं जिसका नाम है जसवंत राव होलकर। ठीक है, इंदौर के जो होलकर सरदार हैं जसवंत राव होलकर, उनकी हत्या कर दी जाती है सिंधिया और पेशवा जो सरदार हैं इनके गुट के द्वारा। ठीक, तो क्या होगा, जो इस समय क्योंकि ये जो 5 जो अर्ध स्वतंत्र राज्य हैं इनमें सर्वोच्चता के लिए संघर्ष चल रहा है। सिंधिया अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वोच्च सिद्ध करना चाह रहा है, होलकर अपने आप को, पेशवा अपने आप को। तो सर्वोच्चता का जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष के दौरान ही
जसवंतराव होलकर के छोटे भाई की हत्या कर दी जाती है सिंधिया और पेशवा के द्वारा। इसका अगर हम कारण देखेंगे तो इसका दोस्तों कारण है सिंधिया एवं पेशवा के द्वारा। जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी जाती है। जिस तरीके से जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो फर्स्ट आंग्लो मराठा वार हुआ था, पहले का कारण क्या था? सूरत की संधि। भाई सूरत की संधि जो कि रघुनाथ राव ने की थी ना अपने आपको मराठा घोषित करवाने के लिए, तो प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध के जो कारण था वो क्या था? सूरत की संधि का होना। किसके बीच में? रघुनाथ राव अंग्रेजों के बीच में। वैसे जो द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध है उसका कारण क्या है? सिंधिया और पेशवा के द्वारा जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि सभी जो है सर्वोच्चता की महत्वाकांक्षा रख रहे थे, सभी एक दूसरे से अपने को सर्वोच्च सिद्ध करना चाह रहे थे और इसी सर्वोच्चता के संघर्ष में ही ये हत्या कर देते हैं होलकर के भाई की। अब होलकर क्या करेगा? होलकर अब सिंधिया और पेशवा के ऊपर आक्रमण कर देगा। ठीक है। अब इसी के कारण क्या हुआ कि जो होलकर है, होलकर ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए पेशवा और सिंधिया के ऊपर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में ये जो आक्रमण कर दिया होलकर ने, इस आक्रमण में होलकर ने सिंधिया और पेशवा इन दोनों को पराजित कर दिया। और जब दोनों को पराजित कर दिया जाएगा तो पेशवा जो है, पेशवा अपनी रक्षा हेतु पेशवा 31 दिसंबर 1802 को जो पेशवा है ये भाग करके अंग्रेजों के संरक्षण में चला जाएंगे। तो कि होलकर ने अब पेशवा और सिंधिया दोनों की सामरिक सेना को पराजित कर दिया है। इस वजह से जो पेशवा है ये भाग करके अंग्रेजों के पास चला जाएगा। कब? 31 दिसंबर 1802 को। और यहां पर अंग्रेजों के साथ वो कर लेगा बसीन की संधि। अंग्रेजों के साथ ये कर लेगा, क्या करेगा? बसीन की संधि करेगा। तो देखिए इसका कारण क्या होगा? पहला कारण तो होलकर के भाई की हत्या और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का दूसरा जो कारण था वो था बसीन की संधि। जैसे इसका कारण है सूरत की संधि, वैसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या है? बसीन की संधि का होना। वहां पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, यहाँ पर जो पेशवा है उसने बसीन की संधि की है। ठीक है। इस बसीन की संधि के द्वारा भी वही पेशवा और ब्रिटिश के बीच में संधि हुई जिसमें ब्रिटिशों ने पेशवा को सहायता करने का वचन दिया, सहायता करने का आश्वासन दिया। ठीक है। निजाम और गायकवाड़ जो अंग्रेज हैं इन्होंने पेशवा के सामने एक शर्त रखी कि आप निजाम और गायकवाड़ के ऊपर आप आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि निजाम और गायकवाड़ दोनों ही अंग्रेजों के संरक्षण में थे। इस वजह से पेशवाओं के साथ एक शर्त रखी गई कि ना तो आप निजाम के ऊपर आक्रमण करेंगे और ना ही आप गायकवाड़ के ऊपर आक्रमण करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ जो पेशवा है इन्होंने अपना एक काफी बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों को देने का वादा कर लिया अपनी सहायता है। ठीक है। चलिए देखिए ये जो संधि थी एक तरीके से पेशवा जो कि उस मराठा संघ का अध्यक्ष है। ठीक। देखिए मैंने बताया था कि इन पांचों राज्यों में पेशवा क्या है? पेशवा इस मराठा संघ के अध्यक्ष हैं। अब वो मराठा संघ का अध्यक्ष ही जाकर के अंग्रेजों के साथ संधि कर ले रहा है, तो एक तरीके से क्या मराठों के लिए एक अपमानजनक बात है। अब जब पेशवा ने अंग्रेजों के साथ एक अपमानजनक संधि कर ली तो इससे जो भोसले हैं, नागपुर के जो भोसले हैं वो इससे नाराज हो जाते हैं और नागपुर के जो भोसले हैं ये अब क्या करेंगे? ब्रिटिश के साथ संघर्ष करेंगे। तो हम देखेंगे कि किनके साथ संघर्ष हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। सबसे पहले इस पूरे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौर में सबसे पहले संघर्ष होता है ब्रिटिश एवं भोसले के मध्य संघर्ष। जो ब्रिटिश हैं और जो भोसले हैं इनके बीच में सबसे पहले संघर्ष प्रारंभ होता है और इस संघर्ष की शुरुआत होती है 17 दिसंबर 1802 को।
ठीक है। इस संघर्ष की शुरुआत 1803 को सबसे पहले जो भोसले हैं, भोसले ब्रिटिश के साथ संघर्ष करते हैं कब 17 दिसंबर 1803 को, और इसमें जो भोसले हैं वो पराजित हो जाते हैं। आज जब भोसले पराजित हो जाएंगे तो अब ये भोसले जो है देवगांव की संधि करेंगे। भोसले क्या करेंगे? भोसले देवगांव की संधि कर लेंगे अंग्रेजों के साथ। अब आप देख रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है 1803 का, ये समय चल रहा है, इस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली एक नीति लेके आया था, इस नीति को कहा जाता था सहायक संधि की नीति, है ना? सहायक संधि की नीति आप लोगों ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में भी देखा था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात वाडियार वंश का जो उत्तराधिकारी होता है उसको एक कठपुतली शासक बना करके और अंग्रेज उसके साथ सहायक संधि कर लेते हैं, वेलेस्ली उनके साथ सहायक संधि कर लेता है। वही नीति क्या है? भोसले के ऊपर भी आरोपित की गई। जब देवगांव की संधि जब की जाती है, जब भोसले पराजित हो जाते हैं, तो अब जो है जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज भोसले के साथ क्या कर लेते हैं? सहायक संधि कर लेंगे। ठीक, देवगांव की जो संधि हुई, इस देवगांव की संधि का एक महत्वपूर्ण उसमें एक बिंदु था सहायक संधि कर लेना। तो इस तरह से हमने देखा कि देवगांव की संधि के द्वारा जो भोसले हैं इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली और अपना एक बहुत बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। ठीक, दूसरा हम संघर्ष देखेंगे ब्रिटिश एवं सिंधिया का संघर्ष। इस संघर्ष में सिंधिया पराजित हुए और 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि हो जाती है। दूसरा हम लोग संघर्ष किसका देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपसे ये क्रम पूछ सकता है कि सेकंड जो आप वनडे एग्जाम वाले हैं उनसे तो नहीं पूछेगा, उनसे तो सिर्फ पूछ लेगा कि आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था, उसका कारण क्या था, बहुत ज्यादा ही पूछ सकता है। बट यूपीएससी में आपसे पूछ सकता है कि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसमें किस जो अर्ध स्वतंत्र राज्य है उसने उनमें से किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया? तो उसमें आपको याद रखना है कि ब्रिटिश भोसले, सबसे पहले ब्रिटिश भोसले संघर्ष होता है, दूसरे नंबर पे ब्रिटिश सिंधिया संघर्ष होता है, ब्रिटिश सिंधिया संघर्ष दूसरे नंबर पे। और ये जो ब्रिटिश सिंधिया संघर्ष है ये प्रारंभ होता है दोस्तों 30 दिसंबर 1803 को, और इसमें जो सिंधिया है, सिंधिया पराजित हो जाते हैं। और जब सिंधिया पराजित हो जाएंगे तो इन सिंधियों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि हो जाती है। तो अंग्रेज क्या करेंगे? सुरजी अर्जन गांव की संधि कर लेंगे सिंधियाओं के साथ, और इस संधि के द्वारा जो सहायक संधि है, सहायक संधि अधिरोपित कर दी जाती है। ठीक, ये जो सुरजी अर्जन गांव की जो संधि है इसके द्वारा जो वेलेस्ली है, वेलेस्ली सिंधियाओं के साथ भी सहायक संधि कर लेता है, और इनके जो है जो चंबल नदी का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र था वो अब अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। तीसरा हम देखेंगे इसी सेकंड जो आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है उसी के अंतर्गत ही तीसरा हो रहा है दोस्तों, तीसरा है ब्रिटिश होलकर संघर्ष। आपको तीनों को आपको एक क्रम से याद रखना है। सबसे पहले भोसले के साथ देवगांव की संधि हुई, दूसरे नंबर पे ब्रिटिश सिंधिया संघर्ष जिसके साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई, और तीसरा है ब्रिटिश होलकर संघर्ष। इसमें होलकर पराजित हो जाते हैं, होलकर पराजित हो जाते हैं। और जब होलकर पराजित हो जाएंगे तो होलकर के साथ भी संधि होती है, और इस संधि का नाम है राजपुर घाट की संधि। क्लियर है? तो ब्रिटिश होलकर संघर्ष में होलकर पराजित हो जाएंगे, इनके साथ भी राजपुर घाट की संधि होगी, और इनके साथ भी सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि अधिरोपित कर दी जाएगी। ठीक, इस तरीके से हमने देखा कि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर हम लोगों ने 3 युद्ध देख लिए, ब्रिटिश भोसले संघर्ष, ब्रिटिश सिंधिया संघर्ष और ब्रिटिश होलकर संघर्ष। ठीक, तो अब जो ब्रिटिश होलकर संघर्ष है नवंबर 1804 में होता है, कब हो रहा है? नवंबर 1804 में, और ये बस 1805 में समाप्त होता है। जैसे ही होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि होती है, इसी के साथ ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का भी समापन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 आंग्ल मराठा युद्ध देख लिए। पहले के पीछे का कारण क्या था? सूरत की संधि का होना, और दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के पीछे का कारण क्या था? बसीन की संधि का होना। पहला रघुनाथ राव के साथ संधि हुई थी, दूसरा पेशवा के साथ संधि हुई थी। अब हम देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये कब हुआ था? ये हुआ 1817 से लेकर के और 1818 ईस्वी तक, एक साथ चला। इस समय जो है पेशवा कौन है? इस समय भी पेशवा वही बाजीराव द्वितीय ही है। इस समय पेशवा क्या कौन है? बाजीराव द्वितीय। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस समय भी पेशवा यही बाजीराव द्वितीय ही था, तृतीय के समय भी यही बाजीराव द्वितीय है। ठीक है, यद्यपि जो दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इससे मराठाओं की शक्ति क्षीण तो हो गई थी, कमजोर तो हो गई थी, लेकिन अभी भी मराठा पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए थे। सहायक संधि उनके साथ कर ली गई थी, लेकिन अभी भी उनमें कुछ हद तक शक्तियां बची हुई थी, अभी भी वो कुछ हद तक उनके पास शक्ति बची हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल है, इस समय गवर्नर जनरल है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स है, और इस समय जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है इस सर्वोच्चता की नीति का पालन कर रहा है। ठीक है, सभी जो राज्य है उनको अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहा है। वेलेस्ली तो केवल सहायक संधि कर रहा था, ये क्या है? प्रत्यक्ष रूप से अपने ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में लाने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक, और इस जो सर्वोच्चता की नीति है इसके दौरान ही इसके कारण ही ये जो मराठा राज्य है इनको अपने अधीन में लाने का प्रयास करने लगता है, और इन मराठा राज्यों को अपने अधीन लाने के प्रयास के कारण ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स है इसकी जो चूंकि सर्वोच्चता की नीति थी जिसके कारण ये सभी राज्यों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना चाह रहा था। इसी कारण से क्या होता है? मराठाओं और ब्रिटिश के मध्य एक बार पुनः संघर्ष की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, और इसी संघर्ष को हम लोग नाम देते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का। चलिए अब देखिए जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटिश पेशवा संघर्ष। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सबसे पहले जो संघर्ष हुआ वो हुआ ब्रिटिश और पेशवा के मध्य, ब्रिटिश एवं पेशवा के मध्य संघर्ष हुआ। ठीक है, सबसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सबसे पहले जो संघर्ष हुआ किसके मध्य हुआ? ब्रिटिश एवं पेशवा के मध्य हुआ। इसमें पेशवा पराजित हो जाते हैं और ब्रिटिश के साथ पूना की संधि कर लेते हैं। ठीक, पेशवा क्या हो गया? पेशवा पराजित हो गए, और जो है जून 1817 ईस्वी में ये अंग्रेजों के साथ पूना की संधि कर लेते हैं। अंतिम रूप से पेशवा अब पराजित हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जून 1870 में पूना की संधि करके अंग्रेजों के साथ अंतिम रूप से पराजित हो गए। इस संधि की कुछ शर्तें थी। इस संधि से पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता से त्याग दे दिया और मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया तथा पेशवा ने अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया। तो देखिए इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो पेशवा पराजित हुए, सबसे महत्वपूर्ण इसका परिणाम क्या निकला कि जो पेशवा हैं, इन पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया। ठीक, और दूसरा क्या रहा इससे कि जो मराठा संघ है वो मराठा संघ समाप्त हो गया। भाई एक मराठा संघ था ना, ये पांचों जो राज्य थे आपस में भले लड़ते झगड़ते रहते थे, पर कभी कभार आपस में एक दूसरे संख्या भी करते रहते थे। तो अब क्या हो रहा है? इससे पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया, त्याग कर दिया, और इसी से मराठा संघ अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। क्लियर? यानी कि जो मराठाओं को एक बार फिर से संगठित होने की जो एक संभावना थी वो भी समाप्त हो गई। अब जो पेशवा है पेशवा पूरी तरीके से समाप्त हो गए। चलिए अब यहाँ से देखिए पेशवा पूरी तरीके से समाप्त हुए। पेशवा के बाद हम देखेंगे, पेशवा के बाद अगला जो संघर्ष होगा वो होगा ब्रिटिश और सिंधिया के मध्य। ब्रिटिश और सिंधिया के मध्य जो संघर्ष होगा, देखिए दूसरा संघर्ष होगा ब्रिटिश सिंधिया के मध्य। इस ब्रिटिश सिंधिया संघर्ष में सिंधिया पराजित हो जाएंगे, और जब सिंधिया पराजित हो जाएंगे तो ये ग्वालियर की संधि कर लेंगे, और जब ग्वालियर की संधि कर लेंगे तो इनका जो साम्राज्य है, इनका जो पूरा राज्य है उसको ब्रिटिश के राज्य में मिला लिया जाएगा, अंग्रेजों के राज्य में इनके पूरे राज्य को मिला लिया जाएगा। ठीक है, और अब जो सिंधिया हैं, सिंधियों से संधि की जाती है कि जो पिंडारी, उस समय पिंडारियों का बहुत ज्यादा एक
खतरा बना रहता था। ब्रिटिशों के ऊपर बहुत ज्यादा आक्रमण किए पिंडारियों ने। तो इन पिंडारियों को चूंकि जो सहायता मिल रही थी वो सिंधिया से मिल रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने इनके साथ एक संधि की कि आप पिंडारियों की मदद नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि ग्वालियर की संधि हो गई। ग्वालियर की संधि के द्वारा सिंधिया भी पूरी तरीके से समाप्त हो गए। सिंधिया का पूरा एक बहुत बड़ा हिस्सा, सिंधियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। तीसरा हम देखेंगे ब्रिटिश भोसले संघर्ष। वहां पर भी भोसले पराजित हुए थे, पर जो है क्या हो रहा है, यहां पर अंतिम रूप से पराजित हो गए। भोसले पराजित होते हैं और इन्होंने भी अपना अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया। भोसले भी अंतिम रूप से पराजित होते हैं और अंतिम रूप से पराजित होकर के भोसलों ने अपना अधिकतर हिस्सा, करीब 80% जो राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर हम देखेंगे ब्रिटिश गायकवाड़ संघर्ष। 1817 ईस्वी में एक बार गायकवाड़ और ब्रिटिशों के मध्य भी संघर्ष होता है। इसमें भी गायकवाड़ पराजित हो जाते हैं और गायकवाड़ों के साथ चौथा संघर्ष हम देखेंगे। देखिए सभी जो ये अर्ध स्वतंत्र राज्य हैं, सभी बारी बारी से ब्रिटिश के साथ संघर्ष करते हैं। यही इनके गोल थी, अलग अलग संघर्ष न करके अगर एक बार एकत्रित होकर के और फिर ब्रिटिश के साथ संघर्ष करते तो ये अवश्य था कि मराठाओं की जो शक्ति है एक बार फिर से जीवित हो गई होती और ब्रिटिश हो सकता है कि इतिहास कुछ और हो जाता, ब्रिटिशों को अपना राज्य छोड़ना पड़ जाता मे बी, लेकिन इनकी जो आपसी जो फूट है वो ही इनके विनाश का कारण बन गई। अब ब्रिटिश गायकवाड़ संघर्ष होता है, इससे गायकवाड़ पराजित हो गए और गायकवाड़ों को सहायक संधि करनी पड़ी और अंग्रेजों को अपना राज्य दे करके और उनका पेंशनर बन जाना पड़ा। फिर हम देखेंगे अंतिम जो होता है ब्रिटिश होल्कर संघर्ष होता है और ये ब्रिटिश होल्कर जो संघर्ष है ये मंदसौर की संधि के साथ समाप्त होता है। पांचवा हम देखेंगे, पांचवा होता है ब्रिटिश होल्कर संघर्ष। और दोस्तों जो ब्रिटिश होल्कर संघर्ष है इसमें पराजित हो जाते हैं होल्कर और मंदसौर की संधि। इस मंदसौर की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हो जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का समापन किस संधि के साथ होता है तो मंदसौर की संधि के साथ हुआ। ये सभी पराजित हो गए, पर जब तक अभी कोई एक राज्य बिना पराजित हुए बचा रहता तब तक हम ये नहीं मान सकते थे कि मराठाओं का पूरी तरीके से अंत हो गया। लेकिन अब यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ, पहले पेशवा, फिर सिंधिया, फिर भोसले, फिर गायकवाड़ और फिर होल्कर, इन पांचों को बारी बारी से अंग्रेजों के द्वारा पराजित कर दिया गया और इस सभी का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के द्वारा अपने राज्य में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो मंदसौर की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ। इसके बाद हम देखेंगे 1818 ईस्वी में संपूर्ण मराठा क्षेत्र ब्रिटिश के नियंत्रण में चला गया। और देखिए 1818 ईस्वी में क्या होगा, 1818 ईस्वी में संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। ठीक है, अब संपूर्ण जो मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में चला जाता है। तो अब जो ये अंतिम जो पेशवा हैं जिनका नाम है बाजीराव द्वितीय, इस समय देखिए बाजीराव द्वितीय ही पेशवा थे। तो अब जब संपूर्ण मराठा राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया तो अब अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को, जो अंतिम पेशवा है बाजीराव द्वितीय, इन बाजीराव द्वितीय को उस मराठा क्षेत्र से निष्कासित करके और कानपुर के क्षेत्र बिठूर में भेज दिया और उनको जो है उनको अपना एक पेंशनर बना दिया। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में कानपुर के बिठूर भेज दिए जाते हैं। ठीक है, और अब देख रहे हैं कि 1818 ईस्वी में पेशवा का पद पूरी तरीके से समाप्त हो गया। पेशवा को निष्कासित करके कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया और यही बिठूर में ही 1853 ईस्वी में इस अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि अंतिम पेशवा कौन है, बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव, मतलब अंतिम पेशवा जो पेशवा पद है वो समाप्त कब हो जाता है, तो 1818 ईस्वी में
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के साथ ही, मंदसौर की संधि में समाप्त हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के तृतीय एंग्लो मराठा वॉर की समाप्ति के साथ ही साथ जो पेशवा का पद है ये भी समाप्त कर दिया जाता है और पेशवा को अब मराठा साम्राज्य से हटा करके निष्कासित करके उसको कानपुर के बिठूर के क्षेत्र में भेज दिया जाता है और जो है और क्या किया जाएगा, और उनको जो पेशवा है, पेशवा को अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया जाता है। ठीक है, तो अब पेशवा अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में कार्य करते हुए कानपुर के बिठूर में ही 1853 ईस्वी में पेशवा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया अपना पूरा मराठा साम्राज्य। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल सिख जो वार होता है, तो हम वहाँ पे हम लोग सिखों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, किस तरीके से जो सिख साम्राज्य है उसका भी पतन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास।